सबको वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हम कहाँ थे? हम ये देख रहे थे कि हमारे जो स्टेप्स हैं, ठीक है। तो स्टेप्स में हमने देखा था, सबसे पहले अगर रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे कि किस टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हमने कौन सा इंटरेस्ट का टॉपिक डिसाइड किया था कि मुझे क्लासरूम अटेंडेंस पे रिसर्च करनी है। क्लासरूम अटेंडेंस मेरा क्या है, टॉपिक है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है। अब क्लासरूम अटेंडेंस तो एक बहुत ब्रॉड फील्ड हो गया, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक लेना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टॉपिक लेने के लिए हमने क्या किया, अब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, या फिर स्पेसिफिक टॉपिक बोल सकते हो आप, इसे टाइटल सिलेक्शन बोल सकते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हमें काम करना है, जिसके अंदर हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर हमारा आएगा रिलेशनशिप। अब मैंने अपना क्या फाइंड आउट किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकती हूँ। मैं ये देख सकती हूँ कि जो बच्चे रेगुलर क्लासरूम में आते हैं उनके करियर कैसा रहता है, जो बच्चे रेगुलर क्लासरूम में आते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहती है। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैं इसमें देख सकती हूँ। तो मैंने उसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट किया जिस फील्ड पे मुझे काम करना है। तो मेरा टॉपिक क्या है, मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड अचीवमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है। जो बीएससी बीए अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, यूजी स्टूडेंट्स हैं, उनके क्लासरूम अटेंडेंस और एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में रिलेशनशिप मुझे ढूंढना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है क्लासरूम अटेंडेंस, ठीक है। यानी कि जो बच्चे क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, और फिर उनका रिलेशनशिप किसके साथ देखना है, रिजल्ट के साथ देखना है, ठीक है। यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट के साथ देखना है कि क्लासरूम में आने पे उनके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा एक टॉपिक हो गया। तो इसमें हम यही देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। ये मेरा पूरा टाइटल बन गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। अब इसके अंदर ही बहुत छोटा छोटा हो गया, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी एक ही पेज में आ जाए ये। तो इसके अंदर आप देखोगे तो क्लासरूम अटेंडेंस क्या हो गई, हमारा हो गया ये क्लासरूम अटेंडेंस हमारे हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एकेडमिक अचीवमेंट हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जो हमने टाइटल बनाया है, ठीक है। टाइटल हमने क्या बनाया है, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। ये हम बना रहे हैं। तो अब इसमें जो क्लासरूम अटेंडेंस है और जो एकेडमिक अचीवमेंट है, ये हमारे क्या होंगे, क्लासरूम अटेंडेंस होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और एकेडमिक अचीवमेंट हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि क्लासरूम अटेंडेंस पे ही हमारा एकेडमिक अचीवमेंट डिपेंड करता है। तो जो चीज़ जिस पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो चीज़ किसी पे डिपेंड नहीं करती है वो क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे जो क्लासरूम अटेंडेंस है, क्योंकि इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये क्या है, आप देखिए, अगर मैंने रेगुलर बच्चों को देखा कि आप रेगुलर आओगे क्लास में, फिर उनका एकेडमिक अचीवमेंट देखा, तो मैंने क्लासरूम अटेंडेंस को क्या कर दिया, बढ़ा भी दिया और घटा भी दिया। और वो मेरा जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो किस पे डिपेंड होगा, वो मेरी क्लास की अटेंडेंस पे डिपेंड होगा, ठीक है। मेरे जो सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड होगा, वो क्लास में जितने बच्चे आ रहे हैं उस पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन रिसर्च में हम क्या देखते हैं, रिसर्च में हम देखते हैं कि कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हम जो रिलेशनशिप हम निकाल रहे हैं उसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिसके साथ हम उसको मैनिपुलेट करके उसमें बदलाव लाके इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारी इस टाइटल में क्या होगा, इस टाइटल में हमारा जो क्लासरूम अटेंडेंस है वो हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा एकेडमिक अचीवमेंट है वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि एकेडमिक अचीवमेंट किस पे डिपेंड करता है, वो क्लासरूम अटेंडेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप क्लास में रेगुलर आओगे तो आपका एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा रहेगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। क्लास में रेगुलर आप नहीं आओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया जो हमने देखा, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना एरिया को डिसाइड किया कि हमें किस एरिया पे काम करना है। दूसरा हमने अपना टाइटल बनाया, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हो गई। ये नेट के एग्जाम में अरेंज करने के लिए आते हैं,
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अरेंज करने के लिए आते हैं इसके स्टेप्स। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, फिर दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइटल एंड सिलेक्शन, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप है हमारा रिव्यू लिटरेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब मैंने ये दोनों चीज़ें डिसाइड कर ली तो इससे रिलेटेड जितनी भी अब तक रिसर्चेज हुई हैं, इससे रिलेटेड जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, जो लोगों ने कुछ भी लिखा है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं पढ़ूंगी, ठीक है। लाइब्रेरी से पढ़ूंगी, बुक से पढ़ूंगी, मैगजीन से पढ़ूंगी, जर्नल से पढ़ूंगी, थीसिस लोगों की जो और लोगों ने किया से पढ़ूंगी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या इकट्ठा करती हूँ, लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा करूंगी, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू मैं रिव्यू करना शुरू करूंगी, जो भी लोगों ने रिसर्च किया उनके बारे में पढ़ना शुरू करूंगी, ठीक है। तो 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला हो गया हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट का एरिया डिसाइड किया, और फिर मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मैंने लिटरेचर रिव्यू बनाया, जिससे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उसके बारे में, अपने टॉपिक के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी शुरू करी कि इस टॉपिक पे कितने लोगों ने और रिसर्च की है, किसी ने भी जो रिसर्च की है उन्होंने क्या फाइंडिंग्स आई हैं, और मेरी रिसर्च से वो कैसे रिलेट हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 स्टेप। 4th स्टेप है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, किसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, हम अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या है, फिर हम बनाएंगे अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में हम क्या बनाते हैं कि आपका जो भी ये हमें काम क्या करना है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं अपनी वाली रिसर्च में देखूं तो मैंने 3 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। इसमें से रिसर्च का ऑब्जेक्टिव मेरा पहला वाला ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड आउट या कैलकुलेट क्लासरूम अटेंडेंस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्लासरूम की अटेंडेंस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनाया है मैंने, टू फाइंड आउट एकेडमिक अचीवमेंट, सॉरी, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, इनका एकेडमिक अचीवमेंट फाइंड आउट करना है। फिर है मेरा टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। फिर मुझे क्या करना है, क्लासरूम अटेंडेंस और एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मुझे करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टू फाइंड आउट और कैलकुलेट, ये मेरा ऑब्जेक्टिव 1 हो गया, यानी कि रिसर्च के अंदर मुझे अपनी स्टूडेंट जो है उनकी क्लासरूम अटेंडेंस को कैलकुलेट करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं उनकी अटेंडेंस के रजिस्टर उठा लूँगी, उसमें से देख लूँगी कि कौन बच्चा कितना % क्लास में आया है, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं ऐसा ये वाला मेथड यूज़ कर सकती हूँ। दूसरा एकेडमिक अचीवमेंट, फिर मैं ये देख लूँगी कि उन बच्चों के रिजल्ट कैसा है, कितने % मार्क्स वो क्लास में लेके आए हैं। फिर मैं उन दोनों को कंपेयर कर दूँगी कि जो बच्चा रेगुलर आया था उसके % कितने हैं, और जो बच्चा रेगुलर क्लास में नहीं था उसके % कितने हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गए, ये मेरे ऑब्जेक्टिव बन गए, समझ में आया। तो ये हमारे क्या बन गए, ये मेरे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बन गए। तो ऑब्जेक्टिव हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये काम करना है कि मुझे कंपेयर करना है जो मेरे रेगुलर क्लासरूम में बच्चे आते हैं और जो बच्चे नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं ये भी कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये दिखाया ना, अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं अपने टाइटल को थोड़ा चेंज करके ये कर सकती हूँ, कंपैरिजन बिटवीन रेगुलर क्लासरूम अटेंडेंस स्टूडेंट्स और इरेगुलर क्लासरूम अटेंडेंस स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट, और जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को तो मैंने ये बोला कि आपको रेगुलर क्लास में आना ही आना है, ठीक है। उनको मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अगर लगाती हूँ तो मैं उनको बोल दूंगी, मैंने 2 ग्रुप लिया, रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट किया, किसी भी बच्चों को मैंने एक चिट सिस्टम से सिलेक्ट कर लिया। 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में मैंने 100 बच्चों की चिट बनाई, उनमें से मैंने 50 बच्चों का नाम उठाए जिनको मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोला है मैंने उनको बोला है कि आपको रेगुलर क्लास में आना है, ठीक है। और दूसरे बच्चों को मैंने बोल दिया है कि भाई तुम्हारी मर्जी है, बाकी के जो 50 बच्चे हैं उनको बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी, आना चाहो तो आओ वरना मत आओ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, उनके रिजल्ट को कंपेयर कर लूँगी कि जो मेरा पहला ग्रुप थे जो रेगुलर क्लास आ रहे थे उनका रिजल्ट कैसा आया है, और वो ग्रुप जो रेगुलर क्लास नहीं आया, जिनको मैंने 100% नहीं बोला था, उनका रिजल्ट कैसा आया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कैलकुलेट करने हैं क्लासरूम अटेंडेंस बच्चों की। उसके बाद हमने उनका एकेडमिक अचीवमेंट देखना है, जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उनका रिलेशनशिप निकाल देंगे, कंपेयर कर लेंगे कि जो बच्चा रेगुलर आ रहा था उसका रिजल्ट कैसा है, जो बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा था उसका रिजल्ट कैसा है, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। पहला है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर है लिटरेचर रिव्यू, फिर है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है फिफ्थ है फिर हम बनाएंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस एक पहले ही अजम्पशन होता है। ठीक है, अजम्पशन हम बना लेते हैं, एक अपना आंसर जो है वो हम अजम्पशन बोल रहे हो या आप इसको एजुकेटेड गैस बोल रहे हो, ये हम डिटेल में बहुत आगे पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल्स भी हाइपोथेसिस भी, तो अभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एजुकेटेड गैस बोल सकते हैं। मतलब कि क्या मतलब है कि जो भी रिसर्च कर रहा है वो पहले से ही अपना एक जवाब जो है वो तैयार करके रख लेता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें हम दो तरह की हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, एक है नल हाइपोथेसिस, दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस में क्या है, देयर आर नो, अब नल हाइपोथेसिस में हम क्या बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस में हमारा नहीं की बात करती है, यानी कि नल नो। ठीक है, हमेशा क्या बताएगी, नो बताएगी, यानी कि इक्वालिटी की बात करती है और ये बताती है कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दोनों इक्वल है, कोई भी किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस में हमने अपने दो जवाब बना लिए। ठीक है, एक पहला जवाब बनाया नल हाइपोथेसिस में, जिसमें मैंने बोला कि देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड क्लासरूम अटेंडेंस। तो पहले जवाब में मैंने क्या बनाया कि क्लासरूम अटेंडेंस का एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जो क्लास में आ रहा है वो भी ठीक है, उसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो क्लास में नहीं आ रहा वो उसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस में मैंने पहला जवाब ये बना के रख लिया। दूसरा जवाब मैंने क्या बनाया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देयर आर अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड क्लासरूम अटेंडेंस। इसका उल्टा बना लिया मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। ठीक है, इसका उल्टा किसमें बनाया मैंने, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो ऑल्टरनेटिव में क्या है कि नल तो कह रहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैंने पहले से दो लाइन बना ली हैं, एक नल हाइपोथेसिस है, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस बता रही है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बोलेगी कि नहीं भाई दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड क्लासरूम अटेंडेंस, ये हमारा बोलेगी नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, इनका सीधा सीधा रिजल्ट हमें मिल जाए। इनमें से एक हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी लास्ट में और एक हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो कोई भी इसमें एक्सेप्ट हो सकती है, कोई भी हमारी रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन जनरली जो रिसर्चर है वो चाहता है कि उसकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए और उसका रिलेशनशिप निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, तो हम टेस्ट भी किस पे करते हैं, नल हाइपोथेसिस पे करते हैं। जितने भी हम टेस्ट लगाएंगे, जितने भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम नल पे करते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि नल हमारी रिजेक्ट हो जाए और हमारी नल रिजेक्ट होकर कौन सी वाली एक्सेप्ट हो, ऑल्टरनेटिव वाली हमारी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनका एक जवाब हम पहले से रख लेते हैं ताकि हमारी रिसर्च जो है हमें हमेशा ये याद रहे कि हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप होगा या फिर नहीं होगा। लास्ट में हम ज़्यादा भटकेंगे नहीं, हमारे पास एक जवाब रहेगा, उन दोनों जवाब में से हमें एक जवाब जो है वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और ये दो से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे नल हाइपोथेसिस भी बन सकती है एक, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी ज़्यादा बन सकती है, एक से ज़्यादा बन सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो से ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है ये दो रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद कोई तीसरी एक्सेप्ट हो जाए, फिर चौथी एक्सेप्ट हो जाए। इस तरीके से हम बहुत सारी नल हाइपोथेसिस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम हाइपोथेसिस वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो ये क्या है, बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस समझ में आ गया। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करोगे, फिर आप अपनी टाइटल बनाओगे, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करोगे, फिर ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर हाइपोथेसिस बनाओगे, इसके बाद आप बनाओगे रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन में क्या है, रिसर्च डिज़ाइन में आपका बेसिकली एक ये बनाते हैं हम कि हमें काम क्या करना है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन में आपकी बेसिकली क्या आएगी, पूरी मैथडोलॉजी आएगी। ठीक है, मैथडोलॉजी आती है रिसर्च डिज़ाइन में। मैथडोलॉजी में आप ये मैथडोलॉजी में रिसर्च मैथडोलॉजी में आप ये बताओगे कि लोकल ऑफ द स्टडी क्या है, कहाँ आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मैं दिल्ली पे काम कर रही हूँ, तो मेरा लोकल ऑफ द स्टडी क्या हो जाएगा, दिल्ली के स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें काम कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या लोकल ऑफ द स्टडी है। सैम्पल सिलेक्टेड, इसमें मैं ये देखूंगी कि सैम्पल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, सैम्पल मैंने कितना सेलेक्ट किया। अब दिल्ली में तो हज़ारों स्टूडेंट है, अब मैं हज़ारों स्टूडेंट पे तो काम नहीं कर सकती ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन हज़ारों स्टूडेंट्स में से कुछ 100, 200, 300 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल बोलते हैं। ठीक है, इस पर भी हम आगे बहुत डिटेल में चैप्टर है, हम
पे अभी आगे पढ़ेंगे। तो सैंपल मैं सिलेक्ट करूँगी, फिर मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। डेटा कलेक्ट मैं किन मेथड से करूँगी, मैं उनके दो तरह के मेथड्स हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेथड में क्या है, मैं खुद जाऊँगी उनसे पूछूंगी बच्चों से कि भाई आप रेगुलर क्लासरूम में आते हो या नहीं आते हो, या उनके अटेंडेंस रजिस्टर निकालूंगी, उससे मैं पता करूँगी। तो ये हमारा मेथड हो जाएगा प्राइमरी। सेकेंडरी में फिर सेंसस हो गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, जो और लोगों ने स्टडी की है उनसे मैं डेटा कलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो मेन हमें कौन सा करना है, प्राइमरी वाला करना है। प्राइमरी में मैं सर्वे मेथड यूज़ कर सकती हूँ, इंटरव्यू मेथड कर सकती हूँ, ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ, क्वेश्चन कर सकती हूँ, लैबोरेटरी मेथड कर सकती हूँ। ये सारे मेथड में यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या मेथड यूज़ किया, मैंने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया, जिसमें मैंने अपनी क्लास में 50 बच्चों को तो ये बोला है कि आपको बिल्कुल 100% क्लास में आना ही आना है, आप बिल्कुल अलाउड ही नहीं हो कि छुट्टी ले सको। बाकी 50% को मैंने ये बोल दिया है कि आप जो है आपकी मर्जी है, चाहो तो आओ वरना मत आओ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा लेबोरेटरी मेथड हो गया। मैंने कंडीशंस को जो है कंट्रोल कर रखा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट कर रखा है। तो इस तरीके से ये मेथड मैं यूज़ कर सकती हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड। सेकेंडरी में लिटरेचर रिव्यू वगैरह मैंने किया है। प्राइमरी वो मेथड होते हैं जो मैं खुद से कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। खुद से डेटा कलेक्ट जो मैंने किया है फर्स्ट हैंड डेटा, वो हमारा प्राइमरी होता है। सेकेंडरी वो होता है जो पहले किसी ने काम कर रखा है, मैं उससे ले लूँगी। जैसे किसी ने पहले रिसर्च कर रखी है तो मैंने उसकी रिसर्च पढ़ करके अपने मतलब की चीज़ उसमें से निकाल ली, तो इसे सेकेंड हैंड डेटा भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंडरी, ठीक है। जैसे मैं सेंसस से निकाल लूँ, सेंसस में बताया गया है कि जिनकी मदर्स जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी उनके बच्चों का एजुकेशन लेवल अपने आप ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं सेंसस से ले लूँ चीज़ें, ठीक है। तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। तो इसी में हम बताएंगे कि हमने सर्वे मेथड यूज़ कर रहे हैं, इंटरव्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, लैबोरेटरी मेथड, इनमें से जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी रिसर्च डिज़ाइन है, टूल्स फॉर असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब मैं टूल्स कौन से यूज़ कर रही हूँ, मैं अटेंडेंस रजिस्टर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। या मैंने खुद से टेस्ट लिया है बच्चों का, मैंने खुद एक क्वेश्चन पेपर बनाया जो मैंने पढ़ाया है वो मैंने बच्चों से पूछा है, ठीक है। तो ये मैं टूल्स में कौन सा यूज़ कर रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन या कौन सा मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ऑब्जेक्टिव का आंसर निकालने के लिए, ठीक है। फिर डेटा एनालिसिस के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ, और मेरा समरी एंड कंक्लूजन के लिए कौन सा मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये सब मैं अपना किसमें दूंगी, रिजल्ट एंड रिसर्च डिज़ाइन में मैं ये सारा मेथड देती हूँ, ठीक है। इसमें मैं सब यहाँ लिख दूंगी। मेथोडोलॉजी में लोकल ऑफ द स्टडी कहाँ की है, सैंपल सिलेक्टेड कहाँ का है, डेटा कलेक्शन कहाँ का है, ये सब मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरी पूरी रिसर्च डिज़ाइन है। ये थर्ड चैप्टर मेथोडोलॉजी में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद मैं लिखूंगी, इसमें रिसर्च डिज़ाइन बनाऊंगी। रिसर्च डिज़ाइन के बाद मैं सैंपल डिज़ाइन करूंगी। सैंपल डिज़ाइन का मतलब क्या है, मैं ये देखूंगी कि किस एरिया के कितने लोगों से मुझे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं ये सैंपल डिज़ाइन बनाऊंगी। फिर मैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है वो देखूंगी। ये सर्वे मेथड है, मुझे लोगों के घर घर जाकर के उनसे बात करनी है, उनसे डेटा लेके आना है, ठीक है। और डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस देखूंगी किस मेथड से मैं एनालिसिस कर रही हूँ। परसेंटेज मेथड से कर रही हूँ कि 75% बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास में थे और उनके जो मार्क्स है वो 80% से ऊपर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं किन मेथड से उनके डेटा को एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक है। फिर जनरलाइजेशन, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस हो गया। उसके बाद जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन आएगा। जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जो फाइंडिंग्स मैंने 100 लोगों पे निकाली, मैंने 1000 लोगों पे तो काम किया नहीं, मैंने 140 करोड़ जनसंख्या पे तो इंडिया के काम किया नहीं है, मैंने उसमें से कुछ लोगों पे काम किया है। तो जो जिन लोगों पे मैंने जो भी मेरी फाइंडिंग्स आई है वो मैं कह सकती हूँ कि वो 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या की फाइंडिंग्स है, ठीक है। तो ये सैंपल जो होता है, सैंपल को हम क्या मानते हैं, उस जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, ठीक है। कि जो वो कहेगा इसका मतलब क्या है कि पूरी जनसंख्या वो बोल रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे मेथड्स होते हैं कि हवा में सैंपल नहीं होता है। सैंपल जितना अच्छा होता है, जिस तरीके से टेक्निकल तरीके से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा डेटा उतना ही अच्छा जनरलाइज होगा, हम हर किसी पे उस डेटा को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन हम आगे डिटेल में सैम्पलिंग में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरलाइजेशन कुछ भी नहीं है। मान लीजिए डीयू में 1000 बच्चे हैं, ठीक है। अब 1000 पे काम तो मैंने नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ 100 बच्चों पे काम किया और 100 बच्चों पे उन पे काम किया है
तरीके से उसको सिलेक्ट किया है कि एक ही कॉलेज के 100 बच्चे नहीं लिए, अलग अलग कॉलेज के एक सही तरीके से बच्चे लिए हैं, ठीक है। हर कॉलेज के बच्चे आ गए, तो फिर वो क्या होगा, जो मेरी फाइंडिंग्स होगी वो जो DU के 1000 बच्चे हैं उन सब पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसी को हम जनरलाइजेशन बोलते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज है रिपोर्ट राइटिंग। लास्ट स्टेप कौन सा है हमारा, रिपोर्ट राइटिंग। हम लास्ट में ये वाली रिपोर्ट राइटिंग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, इन चैप्टर्स में। समझ में आ गया। तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ डालेंगे, इन चैप्टर्स में डालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला है ये दोबारा रिपीट हुआ है। इसका रीजन है क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या लिखना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना है अपना। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमारी अपनी प्रॉब्लम को बताओगे, अपना ऑब्जेक्टिव बताओगे और अपने हाइपोथेसिस बताओगे। ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कल मैंने जो आपको रिसर्च बताई थी उसमें मैंने सीधे सीधे लिखा हुआ था कि आपका जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसमें आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताओगे कि आपको क्या काम है, ठीक है, पहले चैप्टर में कि आपने क्या टॉपिक सोचा है और वो टॉपिक क्यों सोचा है, उस टॉपिक पे और लोग क्या बोल रहे हैं कि क्लासरूम अटेंडेंस से बच्चे की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो सब आप किस में लिखोगे, अपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में लिखोगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस भी आपका किस में जाएगा, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपकी इतनी हेडिंग्स आती हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आएगा और ऑब्जेक्टिव और आपका हाइपोथेसिस आएगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी हेडिंग्स है जो मैंने हम स्टेप्स की बात करें तो ये 4 स्टेप्स आपके किसमें आएंगे, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आएंगे। बाकी मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा वो बताया था, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर मैंने अपनी थीसिस में से आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेकंड चैप्टर में आप क्या दोगे, पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर दोगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर में आप क्या दोगे, थर्ड चैप्टर में आप दोगे रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा ये सब आप दोगे उसमें। फोर्थ चैप्टर में आप दोगे रिजल्ट एंड डिस्कशन, जिसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस का मेथड, जनरलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन आएगा आपका समरी एंड कंक्लूजन में। और लास्ट में आपका आएगा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो ये स्टेप्स क्या हैं, ये आपके इसमें ही आते हैं, यानी कि आप देखोगे तो मेन आपको क्या याद रखना है, इंट्रोडक्शन में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में लिखोगे, ऑब्जेक्टिव आप अपने इसमें बताओगे और हाइपोथेसिस आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताओगे। फिर सेकंड चैप्टर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर में आपने ये सारी हेडिंग्स जो है इसमें बतानी है, ठीक है। ये सारी हेडिंग आपने थर्ड चैप्टर में बतानी है। तो यही आपका पूरा हो गया चैप्टर को ऑर्गेनाइज करना और स्टेजेस को ऑर्गेनाइज करना हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। तो ये हम देख ही चुके हैं रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या हैं। एक तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, अपने टॉपिक को करोगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया, उसके बाद आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। फिर लिटरेचर रिव्यू करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर आप रिसर्च डिजाइन बनाओगे, सैंपल डिजाइन करोगे, अपना डेटा कलेक्शन करोगे उसके बाद, ठीक है। पहले सैंपल बनाओगे ना, पहले लोगों को सिलेक्ट करोगे तभी तो डेटा कलेक्ट करोगे ना उन लोगों के पास जाकर के। तो सैंपल डिजाइन पहले आएगा, उसके बाद डेटा कलेक्शन आएगा, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, फिर जो डेटा कलेक्ट करके आया उसको किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। डेटा का कैसा परसेंटेज निकालोगे, जैसे कि 5 लोगों ने क्या बोला कि हाँ वो रेगुलर क्लासरूम आते हैं तो उनको पढ़ाई समझ में आती है, 5 लोगों ने ये बोला कि नहीं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जब पढ़ते हैं तो उन्हें वैसे ही समझ में आ जाता है। तो वो क्या है, आप फिर इसको किस तरीके से आप अपनी रिसर्च में बताओगे कि 50% लोग बोल रहे हैं कि क्लासेस की जरूरत नहीं है, 50% लोग बोल रहे हैं कि क्लासेस की जरूरत है। तो हम किस तरीके से अपने डेटा को एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करोगे, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग करोगे। तो ये हमारी स्टेप्स है रिसर्च प्रोसेस की, ये एग्जाम में आती हैं, वो अरेंज करने के लिए इनको देते हैं। अब इसके अंदर इसके अंदर अगर हम देखें तो इन स्टेप्स को हम 3 फेजेज में भी डिवाइड कर सकते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ठीक है। तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम डिसाइड करने वाला स्टेज है कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमें रिसर्च क्वेश्चन को हम डिसाइड कर रहे हैं, रिसर्च क्यों कर रहे हैं और क्या करना है रिसर्च में, ये हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे। प्लानिंग स्टेज, डिसाइडिंग स्टेज में आपको क्या देखना है कि हमें करना क्या है, ठीक है, हम क्या करने की सोच रहे हैं। जैसे मुझे क्या करना है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्लासरूम अटेंडेंस पे काम करना है, ठीक है। फिर आ गया फेज 2, फेज 2 में मैं प्लान करूंगी कि मैं कैसे करूंगी इसको, ठीक है। जो क्लासरूम अटेंडेंस मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है। टू गैदर एविडेंस टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने आंसर को रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। और रिसर्च कैसे करेंगे, पूरी आप इसकी क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि मैंने जो सोचा है उसको मैं किस तरीके से अप्लाई करूँ, ठीक है। तो पूरी प्लानिंग स्टेज है। फिर लास्ट स्टेज है आपके अंडरटेकिंग स्टेज।
फेज 3 में आपका आएगा अंडरटेकिंग कलेक्शन स्टेज, द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपकी क्या है इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, और एग्जीक्यूट स्टेज है जहाँ हम क्या करते हैं इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। फिर यही है हमारा, इसमें रिसर्च प्रॉब्लम हमने डिज़ाइन सिलेक्ट की पहले, फिर हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, हाइपोथेसिस बनाई, ऑब्जेक्टिव बनाए, फिर हाइपोथेसिस बनाई, फिर हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं डेटा को, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग का वाला काम करेंगे, इंटरप्रेट और रिपोर्ट राइटिंग वाला काम हम करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा लेआउट ही है ये। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ नोइंग। प्रोसेस ऑफ नोइंग में क्या होता है, इसमें जो हमारी सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, ये हम स्टेप 1 पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला, हमारा जो ये वाला स्टेप है। ठीक है, तो अब हम सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में कैसे पढ़ेंगे हम सारे स्टेप्स को, जैसे पहली वाली स्टेप्स थी हमारी किस तरीके से हमें, ये पहली वाली स्टेप। ठीक है, पहली वाली स्टेप है हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। हम इसको बताएंगे कि किस तरीके से हमें अपना टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, किस तरीके का टॉपिक हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर है प्रोसेस ऑफ नोइंग। प्रोसेस ऑफ नोइंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है तो वो क्या कहलाएगी, प्रोसेस ऑफ नोइंग होंगे, किसी भी चीज़ के बारे में पता करने का। तो फिर क्या है हमारा इसका प्रोसेस ऑफ नोइंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का के बारे में पता लगाना, रिसर्चर का जवाब कैसे मिलता है। ठीक है, कैसे हम किसी बात की जानकारी जो है वो निकालते हैं, किसी भी पॉइंट की, किसी भी आंसर्स को हम खोज के लेके आते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम खोज के लाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ नोइंग। तो प्रोसेस ऑफ नोइंग के हमारे 4 मेथड्स हैं। एक है टेनेसिटी, रेफरेंस, प्रायोरी और साइंटिफिक। ठीक है, तो टेनेसिटी में क्या है, पुराने नॉलेज को मानते रहना। जैसे टेनेसिटी में क्या होता है कि पुराने नॉलेज जो हमारे चले आ रहे हैं, ठीक है, हम उन्हीं को मानते जा रहे हैं। जैसे कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना, ठीक है, रात को सिलाई नहीं करना, तो ये सब क्या है, ये टेनेसिटी का एग्जाम्पल है। जो पुराने लोग हैं वो बताते, पुरानी समय से चली आ रही हैं चीज़ें, हमें बस हमने सुन लिया कि सैटरडे के दिन हमें सर नहीं धोना है, वेडनेसडे के दिन सर नहीं धोना है। ठीक है, हमें नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, बस ये चलते आ रहे हैं तो हम इनको मानते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेनेसिटी हो गया। रेफरेंस है सेकंड, रेफरेंस क्या है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना। जैसे कि मैंने ये बोला कि भाई उधर मत जाना, वहाँ पे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने लोगों को बताया, तो उन लोगों ने क्या किया, वो सीख लिया कि उस साइड नहीं जाना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना, कि मैंने कोई गलती की तो मैं लोगों को बता रही हूँ कि वो गलती आप मत करो, वो लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरों के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। फिर प्रायोरिटी है, जो कॉमन सेंस से हम सीखते हैं, अपने खुद का कॉमन सेंस लगा के कि हाँ ये गलत है ये सही है। ठीक है, वो क्या है, प्रायोरिटी है। साइंटिफिक क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूफ नॉलेज जो होती है, जो हमारे साइंटिस्ट बिल्कुल प्रूफ करके नॉलेज देते हैं कि अगर आप प्रोटीन खाओगे तो हेल्दी रहोगे, विटामिन ए लोगे तो आपका आंखें जो है वो अच्छी रहेंगी। ठीक है, आपकी आई साइट तेज रहेगी, तो वो क्या हो गया, आपका साइंटिफिक नॉलेज हो गया। तो ये हमारे 4 तरीके हैं, टेनेसिटी हो गया, रेफरेंस हो गया, प्रायोरिटी हो गया और हमारा साइंटिफिक हो गया। तो टेनेसिटी वही हो गया जो पुराने ज़माने से नॉलेज चली आ रही है, तो टेनेसिटी के थ्रू हम चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा रेफरेंस के थ्रू, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से हम चीज़ों को सीखते हैं। प्रायोरिटी हो गया खुद का जो कॉमन सेंस लगा के हम चीज़ों को सीखते हैं, और साइंटिफिकली अप्रूव्ड नॉलेज को हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये 4 हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था कुछ साल पहले। अब है इसमें से रिसर्च प्रॉब्लम है, तो रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कि मेरी ये सबसे ख़तरनाक जो मैं कहूँगी कि सबसे जो महाभारत का काम है वो यही है कि आपको सबसे पहले अपना टॉपिक ही सिलेक्ट करना है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट है जिन्हें पीएचडी करनी है, पीएचडी की रिसर्च के लिए काम करना है, टॉपिक सिलेक्ट करना है अपने कि किस टॉपिक पर उन्हें काम करना है, उनके पास बहुत सारे करोड़ों टॉपिक में से उन्हें एक टॉपिक चूज़ करना होता है और सोचना होता है कि इसमें से वो क्या काम करेंगे। ठीक है, तो ये रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ करना सबसे ज़्यादा कठिन स्टेप मुझे लगता है। तो इसमें क्या है, आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो आप चूज़ कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप फॉर क्लियरिटी। ठीक है, तो ये क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम आपकी क्या है, क्लियरिटी के लिए फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले जो काम स्टार्ट करोगे आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट करोगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप क्लियरिटी में जाओगे, तो रिसर्च प्रॉब्लम से ही आपके दिमाग में चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू होंगी कि आपको काम करना क्या है। फिर है आपका गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट का मतलब क्या होता है, अगर आपने बकवास टॉपिक सिलेक्ट किया है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी बकवास आएगा। ठीक है, तो जो फालतू का टॉपिक सिलेक्ट करोगे तो फालतू की आपको फाइंडिंग्स भी मिलेंगी, फालतू के आपको उसका
आंसर भी मिलेगा। तो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट का मतलब यही है, कूड़ा करोगे तो कूड़ा ही मिलेगा, ठीक है। तो यही है आपका इसमें रिसर्च प्रॉब्लम में। अगर आपने प्रॉब्लम बकवास सेलेक्ट कर ली है तो उसका रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, उसका जो फाइंडिंग्स आएंगी वो भी बकवास में आएंगी। इसीलिए आपको क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम बहुत सोच समझ के, जो फायदे वाली रिसर्च प्रॉब्लम है जिससे सोसाइटी को कुछ फायदा है, इस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम जो सिलेक्ट करनी है। रिसर्च का एकमात्र उद्देश्य होता है सोसाइटी वेलफेयर, ठीक है, समाज के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढना जिससे समाज का क्या हो, कुछ फायदा हो और समाज को कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो रिसर्चेबल प्रॉब्लम कौन सी होती है, रिसर्चेबल प्रॉब्लम वो होती है जिसको पॉसिबल फॉर वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन, जिसको अब मैंने कोई एक प्रॉब्लम ले ली, ठीक है, वही मैं उसको प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम बोलूँगी जिसको मैं किसी मेथड के थ्रू वेरीफाई कर सकूँ, ठीक है, मतलब उस पर मैं काम कर सकूँ, वेरीफाई कर सकूँ कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है वो सही है या फिर नहीं है, तो उनको वेरिफिकेशन हो सके जिस चीज़ का, वही रिसर्चेबल प्रॉब्लम कहलाएगी, वही हमारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इनपुट फॉर एनी स्टडी, सबसे ज़्यादा जो इनपुट, जो सबसे पहला है किसी भी स्टडी का इनपुट क्या है, उसकी रिसर्च प्रॉब्लम है। अगर आप देखो, आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप सबसे पहले क्या डालते हो, टॉपिक डालते हो गूगल में, फिर उस टॉपिक का पूरा रिजल्ट निकल के आ जाता है, पूरा जो उसका मैटर है वो निकल के गूगल आपको दे देता है। तो स्टडी का जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो किसी भी स्टडी का क्या है, इनपुट है, ठीक है। इफेक्टेड बाय एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन, ये किससे इफेक्टेड होती है, एनालिसिस और डेटा कलेक्शन से इफेक्टेड होती है। कौन, रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। किससे इफेक्ट होगी, हमारी जो भी एनालिसिस बाद में निकल के आएगा, जो डेटा कलेक्शन आएगा उससे इफेक्ट होती है, उससे प्रभावित होती है कि इसका ये जो प्रॉब्लम हमने बनाई थी वो सही थी या फिर गलत थी। एनी डिफिकल्टी या फीलिंग ऑफ कंफर्ट, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है, जहाँ कहीं मुझे डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ गड़बड़ चल रही है, ठीक है, वहाँ उसी को मैं क्या लूँगी, रिसर्च प्रॉब्लम लूँगी। जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे जो क्लासरूम में अटेंडेंस बच्चों की कम है, उसका रीज़न है कि उसके चलते ही क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ाई में नहीं है, तो वो क्या है, कोई डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है मुझे, ठीक है, जिसके चलते मैंने वो टॉपिक लिया है। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द कॉमन बिलीफ्स एंड रियलिटी, ठीक है, इसमें क्या है, कॉमन बिलीफ्स और रियलिटी के बीच में अंतर, ठीक है, मैं जो मानती आ रही हूँ, ठीक है, जो मेरे बड़े लोग मानते आ रहे हैं उसमें और जो वास्तविकता है उसके बीच में अंतर बताता है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने ये देखा है कि थर्सडे के दिन क्या सर धोने से कुछ बुरा होता है, ठीक है, तो मैंने इसके लिए रिसर्च की, मैंने कहा भैया मैं तो रोज़ थर्सडे को ही धोऊंगी, ठीक है, क्योंकि कॉमन बिलीफ तो यही है, लेकिन रियलिटी क्या, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ या नहीं हुआ, रियलिटी के साथ उसको मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, और उसमें जो अंतर है रियलिटी का और डिस्क्रिमिनेशन का, कॉमन बिलीफ का, उसको निकालना है, ठीक है। वाई डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट, क्या सोचा था और क्या आया, क्या क्यों दो चीज़ों में अंतर आ रहा है, क्या हम सोच रहे थे और क्या अंतर आया है, ठीक है। दूसरा है प्राइमरी कंसर्न एट रिसर्च, ठीक है, प्राइमरी कंसर्न एंड रिसर्च, रिसर्च पे जो है प्राइमरी कंसर्न होता है, ठीक है। ये रिसर्च का प्राइमरी कंसर्न क्या है, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम पे ही हर चीज़ आपकी क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है, उस पर ही डिपेंड करेगा आगे का सारा काम। सबसे पहले आप क्या करोगे, तभी तो आप टॉपिक ढूंढोगे ना, सबसे पहले आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपके पास टॉपिक होगा तभी तो आप रिव्यू ढूंढने जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो पूरा काम है वो किस पे डिपेंड करता है, रिसर्च प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। और रिसर्च हमेशा वो होती है जहाँ मिनिमम 2 आंसर्स हो, ठीक है, कभी भी 1 आंसर वाला टॉपिक हम नहीं लेंगे, वो रिसर्च प्रॉब्लम नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, वो सीधा डेटा कलेक्शन कहला देगा, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या कहलाती है, रिसर्च प्रॉब्लम वो होती है जिसके मिनिमम 2 आंसर्स हमारे पॉसिबल होने चाहिए, ठीक है, वो क्या है, वो उसी को हम रिसर्च प्रॉब्लम मानेंगे, नहीं तो हम उसे रिसर्च प्रॉब्लम किसी और को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मिनिमम 2 आंसर्स हमारे होने चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम में। नॉन रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी होती है, जिसका सिंगल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन जिसका होगा, जिसका एक ही जवाब है, वो हमारी नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है, उस पर हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें जो सिर्फ डेटा कलेक्शन से निकल के आ जाएं वो हमारी रिसर्च नहीं कहलाएगी। और नो नीड ऑफ डेटा एनालिसिस, और जहाँ पे डेटा एनालिसिस की ज़रूरत ना हो वो हमारी क्या है, नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है। जैसे कि मुझे अगर ये देखना है कि हमारे देश में कितनी महिलाएं पढ़ी हुई हैं और कितनी पुरुष पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सेंसस जाना है, सेंसस जा करके देखना है नंबर ऑफ एजुकेटेड वुमेन्स और नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल, ठीक है। तो मैं ये देख लूंगी कि कितने लोग पढ़े हुए हैं सेंसस, तो वो मेरा रिसर्च की प्रॉब्लम नहीं कहलाएगी, ठीक है। वो क्या कहलाएगी, वो सिर्फ डेटा कलेक्शन कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं घर घर जाके भी लोगों से पूछ रही हूँ कि भाई आप पढ़े लिखे हो या फिर नहीं हो, तो वो क्या बोलेंगे, या तो पढ़े लिखे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, सिर्फ 1 सॉल्यूशन 1 आंसर वाली जो टॉपिक होते हैं उनको हम नॉन रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं, उन पर काम नहीं किया जा सकता, उन्हें रिसर्च नहीं कह सकते, वो क्या है, वो सिर्फ डेटा कलेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके विपरीत ये पूछूं कि क्या रीज़न है कि हमारे
देश की जो महिलाएं हैं उनकी जो एजुकेशन है वो कम है, वो कम महिलाएं एजुकेटेड हैं, तो वहाँ रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको देखना होगा कि कौन सा टॉपिक आपका रिसर्च के लिए सूटेबल है और कौन सा नहीं है। आपको ये भी देखना होगा, अगर आप ये बोलोगे कि मुझे बस ये फाइंड करना है अपनी आरडीसी की मीटिंग में या अपने जो आपके जब आप रिसर्च साइनॉप्सिस बना रहे हो, आप उनसे बोलोगे कि मैं 3 साल में बस ये देखूंगी कि कितनी महिलाएं पढ़ी हुई हैं और कितने पुरुष पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो कहेंगे कि नहीं ये कोई रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है, तो डेटा कलेक्शन है। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन आपका रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको क्या वो ये बोलिए, अगर आप ये बोलोगे कि मैं ये देखूंगी कि जिन महिलाओं जो महिलाएं पढ़ी हुई हैं उनके बच्चों में भी किस तरीके का एजुकेशन लेवल है। ठीक है, किस तरीके से उनके बच्चों का एजुकेशन लेवल उनका इफेक्ट करता है मदर की एजुकेशन। ठीक है, तब वो रिसर्च प्रॉब्लम कह सकते हो आप उसको, क्योंकि वो सिर्फ डेटा कलेक्शन से नहीं निकलेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों का भी देखना पड़ेगा, बच्चों के एजुकेशन लेवल भी आपको देखना पड़ेगा कि पढ़ी हुई मदर है तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे आपका, तो ये सब हमारी क्या है रिसर्च प्रॉब्लम के मेन पॉइंट्स हैं कि किस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। इसको रिसर्च क्वेश्चन भी बोल सकते हो, रिसर्च प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, टाइटल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फर्दर एक्सप्लोरेशन व्हाट इट इज़, हु इट शुड हैव बीन, क्या होना चाहिए। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है कि क्या है और क्या होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम रिसर्च क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हम कहाँ हैं, क्या होना चाहिए था, हमें कहाँ पहुँचना है, व्हाट यू फाइंड आउट अबाउट, क्या तुम्हें खोजना है और क्या नॉलेज गेन आपको करनी है। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन क्या है, बस मुझे ये देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, तो जब मैं ये देख रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि क्या अभी क्या कंडीशंस है, अभी क्लासरूम अटेंडेंस से बच्चों का क्या एजुकेशन लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा, हमें क्या करना है और कहाँ पहुँचना है और क्या हमें इसकी फाइंडिंग जो है वो निकल करके आनी चाहिए। ठीक है, क्या हमें इससे नॉलेज गेन होगी। तो रिसर्च क्वेश्चन से हर चीज़ आप सोच करके आगे चलोगे। फिजिबिलिटी क्या होती है, फिजिबिलिटी है कि फिजिबिलिटी हमारा वही है नॉन रिसर्च प्रॉब्लम की जो हम बात कर रहे थे। इस टॉपिक सुटेबल फॉर रिसर्च और नॉट, ये जो टॉपिक है क्या हमारे रिसर्च के लिए सूटेबल, किसी भी रिसर्च के लिए टॉपिक ये सूटेबल है या नहीं है। फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं, सॉरी फॉल्सिफिएबिलिटी है, सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, फॉल्सिफिएबिलिटी है ये। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी टॉपिक मैं सिलेक्ट कर रही हूँ क्या वो सही है रिसर्च के लिए या फिर नहीं है। ठीक है, तो एक तो मल्टीपल सॉल्यूशंस होने चाहिए इसमें और रीज़न नीडेड होना चाहिए, कुछ ना कुछ रीजंस भी होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है इसमें सिर्फ डेटा कलेक्शन ही नहीं है बस, बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं जब आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो। हाउ मच आपको देखना है कि कितना आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मतलब कि आपके पास पैसा कितना है। कोई आपने ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं और आपकी कोई स्कॉलरशिप नहीं आती है और आपके पेरेंट्स भी आपको उतना ज़्यादा, क्योंकि पीएचडी में बहुत खर्चा होता है भाई, पीएचडी सबसे ज़्यादा खर्चे वाली डिग्री जो है वो पीएचडी ही है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा खतरनाक टॉपिक आप सिलेक्ट ना करें जिसमें आप उसका जो खर्चा है वो बेयर ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये इसलिए आपको ये देखना है कि टॉपिक ऐसा हो जो आपकी जितनी भी इनकम है, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करता है उसके अंदर अंदर वो खर्चा जो है वो हो जाए। ठीक है, टाइम भी देखना है आपको, क्योंकि पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो पीएचडी आपको 3 साल के अंदर सबमिट करनी है, 3 या 4 साल के अंदर आपको सबमिट करनी होती है पीएचडी की थीसिस। तो आप ये देखोगे कि कुछ ऐसा ही काम आप ढूंढो जो 3 या 4 साल में आपका पूरा हो जाए, नहीं तो आपकी पीएचडी जो है अटक जाएगी। ठीक है, तो टाइम भी आपको देखना है कि कितना, अगर हम मान लो मैं ये कहूँ कि मैं 10,000 लोगों पे काम करूँगी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीएचडी के लिए जो टाइम है वो पर्टिकुलर टाइम कम है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 1,000 लोगों पे ही काम कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो मुझे भी देखना है कि मेरे पास टाइम कितना अवेलेबल है। रिसर्चर एंड रिसर्च एडवाइजर्स, फिर ये क्या है हमारा तो ये देखेंगे कि हमारे पास रिसर्चर और रिसर्चर सुपरवाइज़र, जो हमारा सुपरवाइज़र है, हमारा टीचर है जिसके अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं, और जो मैं रिसर्चर हूँ, हम दोनों का जो फील्ड ऑफ नॉलेज क्या है। ठीक है, स्टडी की फील्ड ऑफ नॉलेज क्या है, मेरे सुपरवाइज़र का जिस सब्जेक्ट पे कमांड है मुझे उसी से रिलेटेड टॉपिक लेना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की जानकारी मुझे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंसिडर्स आपको करने हैं पॉइंट्स को रिसर्च करने से पहले। फिर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, वो भी यही है, जजमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम। मतलब आप ये देखोगे कि जो आप प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हो, जो आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो, उसको जज करोगे आप कि क्या सोच के आपने उसको सिलेक्ट किया, ये आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम में बताओगे। जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करोगे कि आपने
क्या सोचा था और क्या क्या रीजंस हैं कि जिसके चलते आपने ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सोचा है करने का, ठीक है। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम को एनालाइज करना, क्लियर एंड वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम आप बना रहे हो, टाइटल आप बना रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि उसको पढ़ते ही समझ जाए कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। एफर्ट्स फॉर आइडेंटिफाइंग, डिफाइन, एनालाइज प्रॉब्लम, ठीक है। आपको क्या करना है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, एनालाइज करना है प्रॉब्लम को, ठीक है। पायलट स्टडी है हमारी, इसमें आप क्या कर सकते हो, पायलट स्टडी कर सकते हो, केस स्टडी कर सकते हो और फोकस ग्रुप इंटरव्यू कर सकते हो आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। पायलट स्टडी क्या होती है, ट्रायल रिसर्च होती है कि आपने अगर सोचा है कि मुझे इस टॉपिक पे काम करना है, तो शुरू में आप कुछ 20-30 लोगों पे काम करके आ जाओ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका टॉपिक ठीक था या फिर आप उस पर काम होना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या फिर नहीं, ठीक है। तो उसको ट्रायल रिसर्च बोलते हैं, पायलट स्टडी को, ठीक है। केस स्टडी हो गया कि आप बिल्कुल डिटेल में सोचो, उसकी केस स्टडी करो, आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टॉपिक ठीक से आपने सेलेक्ट किया या नहीं किया। फोकस ग्रुप इंटरव्यू कर सकते हो, 3 से 4 एक्सपर्ट के ओपिनियन ले सकते हो आप अपने एक्सपीरियंस स्टडी में कि हमारा टॉपिक जो है रिसर्च प्रॉब्लम ठीक है या फिर नहीं हो। मैंने सोचा कि मैं इस पर काम करना चाहती हूँ, तो मैं उस फील्ड के कई सारे एक्सपर्ट्स के पास गई, उनसे मैंने पूछा कि क्या मैं इन टॉपिक्स पे काम कर सकती हूँ, ये टॉपिक सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये फोकस ग्रुप इंटरव्यू हो गया। अब ये हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के कुछ मेथड्स हैं जो आपको देखने हैं। आपको ये बताना है कि अगर मैंने रिसर्च प्रॉब्लम सोची है, ये टॉपिक सोचा है, तो टॉपिक सोचने का रीज़न क्या है। जैसे कि मैंने ये देखा है कि मेरे देश में बहुत बेरोजगारी हो रही है, ठीक है। तो बेरोजगारी तो हम देख रहे हैं, लेकिन उस बेरोजगारी का रीज़न हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि बच्चे क्लास में ही बहुत अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके चलते वो आगे का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो वो डिग्री जो ले रहे हैं, ठीक है, वो डिग्री की जितना उनको आना चाहिए उस डिग्री की डिमांड के अनुसार उतना वो सीखते नहीं हैं। कॉलेज में अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं हैं, कॉलेज और जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं। तो वो क्या है, वो आपने अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करोगे आप कि मैंने टॉपिक इसलिए सोचा है क्योंकि मुझे लगता है कि जो आजकल की बेरोजगारी वाली प्रॉब्लम है, फिर बच्चे सुसाइड करते हैं, भुखमरी की कंडीशन है, बेरोजगारी है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से इफेक्ट हो रही है, ठीक है, ये बेरोजगारी वाली सिस्टम। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करूँगी, जजमेंट करूँगी, ठीक है, प्रॉब्लम को एनालाइज करूँगी, क्लियर और वेल डिफाइंड स्टेटमेंट मैं दूंगी ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में ये सब चीज़ें हमारी आएंगी। तो देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको बस क्लियर हो गया होगा कि जब भी मैं कोई टॉपिक सिलेक्ट करती हूँ रिसर्च का, ये देखती हूँ कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें उससे पहले सोचनी चाहिए। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं अपनी रिसर्च के, जो हमने बनाए थे ना कि टू फाइंड आउट द रिजल्ट और टू फाइंड आउट द, ये वाले जो है, ठीक है, जो हमने यहाँ बनाए थे जो ये बनाए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, इस ऑब्जेक्टिव्स को क्या, इनके लिए चीज़ें हमें पहले सोच करके तब ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए अपनी रिसर्च में, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव जो हैं हमारे, अब हम इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जब मैंने अपनी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बना दिया है तो मैं बिल्कुल उद्देश्य फिट हो गया है कि आपको इसी पे काम करना है। अब आपको इधर उधर घूमना नहीं है, आपको क्या करना है, बस सीधे सीधे आपको बच्चों की अटेंडेंस निकालनी है, फिर उनका रिजल्ट निकालना है और फिर उनको कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एक फ्रेमवर्क जो है आपको देता है, आपको क्लियर व्यू ऑफ रिसर्च का एक क्लियर व्यू देता है आपके ऑब्जेक्टिव के। अगर आपने ऑब्जेक्टिव अपने अच्छे बनाए हैं तो आपकी रिसर्च को एक बहुत अच्छा व्यू देगा। आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हो कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। स्पेसिफिक होता है, ये मेजरेबल होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब फिक्स होता है, बिल्कुल पर्टिकुलर होता है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं होता। आपको सब पता है कि अब ऑब्जेक्टिव पढ़ के आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये रिसर्च में क्या करने वाला है, ठीक है। मेजरेबल होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कंपेयर कर रही हूँ मैं किसको, क्लासरूम अटेंडेंस को रिजल्ट के साथ, ठीक है। तो आप उसको मेजर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। आपकी क्या निकल के आ जाएगी, फाइंडिंग्स में आपके आ जाएगा कि जो बच्चा क्लास में 75% से जिसकी ज़्यादा अटेंडेंस है उसके मार्क्स 88% तक है, ठीक है, 90% तक है। तो ये आप उसको मेजर कर सकते हो अपने ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए, मतलब कि वो क्या है, अचीव कर सके हम ऑब्जेक्टिव के रिजल्ट्स को, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाएं कि जिसका, जैसे कि अगर मैंने बनाया कि टू फाइंड आउट दी क्लासरूम अटेंडेंस, तो मुझे ऐसा मुझे ये सोच के बनाना चाहिए कि मैं किस तरीके से क्लासरूम अटेंडेंस को फाइंड आउट करने वाली हूँ। मैं ये बताऊंगी अपनी रिसर्च में कि इतने % बच्चे क्लास में रेगुलर थे, ठीक है। तो मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, जिसको हम अचीव कर सकें, रिजल्ट उसका निकाल सकें। रिलेवेंट होना चाहिए, आपकी रिसर्च से रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में चीज़ निकाल दी। मैं बात तो कर अपनी रिसर्च में मैं बात कर रही हूँ कि मैं क्लासरूम को
मैं क्लासरूम अटेंडेंस को रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में मैंने बता दिया कि मैं बेरोजगारी का रीज़न ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो वो नहीं होगा, क्योंकि भले ही वो उससे एसोसिएट है, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी और फिर बहुत ब्रॉड फील्ड हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमेशा ऐसा होना चाहिए जो रिलेवेंट हो आपकी स्टडी से, ठीक है। टाइम बाउंड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऐसे हो कि आपका जो एक पर्टिकुलर टाइम में आप उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर सको और सही से उनका आंसर्स निकाल सको, ठीक है। वेल फॉर्मुलेटेड होना चाहिए, अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट होना चाहिए, उनको टेस्ट कर सके, उनको अचीव कर सके, मेजर कर सके और टेस्ट कर सके। उन पे हम टेस्ट लगा के निकाल सके कि जो बच्चा रेगुलर क्लास में आ रहा था उसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है। फिर है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस में हमारा क्या है कि हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था, ये वाली जो हम हाइपोथेसिस बना रहे थे, ये क्या है? एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है ये आपका क्या है? एक फॉर्मल स्टेटमेंट है। फिर आपका इसी स्टेटमेंट के आसपास हमको काम करना है। इसी स्टेटमेंट से एक जब मैं रिजल्ट निकालूंगी तो मैं ये बता दूंगी कि मेरा ये एक्सेप्ट हुआ है और ये रिजेक्ट हुआ है, या फिर ये रिजेक्ट हुआ है या फिर ये एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। इनमें से एक ही होगा, या तो रिलेशनशिप निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो हाइपोथेसिस क्या है? हमारा एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये फॉर्मल स्टेटमेंट है। अनप्रूवन स्टेटमेंट एंड प्रपोजिशन है, मतलब मैं पहले से ही अनप्रूव है, ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ये अभी बिल्कुल वेरीफाई नहीं हुआ है। इसका रिजल्ट हम 100% नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे हाइपोथेसिस जो है बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएगी। तो क्या है? अनप्रूव है स्टेटमेंट है। पहले से मैंने एक स्टेटमेंट बना लिया और मैंने कोशिश की कि वो स्टेटमेंट जो है मेरा सही निकले या फिर गलत निकले, ठीक है। तो ये पहले से एक स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर पूरी थीसिस में यही कोशिश करते हैं कि जैसे अगर नल हाइपोथेसिस में बना रही हूँ तो मैं पूरी रिसर्च में ये कोशिश करूंगी कि नल हाइपोथेसिस मेरी रिजेक्ट हो जाए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरी एक्सेप्ट हो जाए। कि नल हाइपोथेसिस क्या बोल रही है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? मैं स्टेट्स लगा के, जो टेस्ट लगा करके मैं डिसाइड कोशिश करूंगी अपनी रिसर्च में कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, कि रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में निकल करके आ जाए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो मेरी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो एजुकेटिव गैस होता है जब आप क्या करते हो? पहले से ही एक गैस करके रख लेते हो चीज़ को कि या तो ये निकलेगी या फिर आपका जो वो है वो निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, ठीक है। आफ्टर लिटरेचर रिव्यू के बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के बाद ही हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हो चीज़ों को, आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? चीज़ों को बहुत पढ़ोगे, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठी करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करनी है? जानकारी इकट्ठी करनी है, ठीक है। तो वो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा। जब आपने टाइटल बना लिया, टॉपिक डिसाइड कर दिया, कि फिर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आप कहीं से बुक से भी, जर्नल्स से भी, किताबों से भी आप, और जो न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करोगे। उसके बाद आप उस जानकारी के बेस में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी कि हाँ मैं इस टॉपिक में ये भी कर सकती हूँ। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर आप हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक है। फिर इसी में आपका 4 पीस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। ये रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर ही है, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस के बाद आना चाहिए था, पर वो शायद आगे पीछे पेज हो गए हैं। तो 4 पीस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में हमारा क्या क्या है? एक तो 4 पीस में पीपल्स आएंगे, प्रॉब्लम आएगा, प्रोग्राम आएगा और फिनोमिना आएगा, ठीक है। तो 4 पीस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में हम 4 पीस को ध्यान में रखते हुए रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं। तो एक तो उसमें पीपल्स देखेंगे जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है जिस पर हमें काम करना है। जैसे कि अगर मुझे डीयू के स्टूडेंट्स पे काम करना है, ठीक है, तो डीयू के जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 4,000 स्टूडेंट जो है, 4,000 स्टूडेंट जो है वो डीयू में पढ़ रहे हैं इस समय, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा स्टडी पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 4,000 बच्चों पर तो काम नहीं कर सकती, तो मैं उसमें क्या करूँगी? 400 बच्चे पे काम करने की सोचूंगी। उसमें मैं अलग अलग डीयू के जितने भी कॉलेज है सब में से थोड़े थोड़े बच्चे उठा लूंगी, जो भी मेरे एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से हर कॉलेज से इतने बच्चे आएंगे, ठीक है। तो वो पीपल हो गया जो जिनके साथ में काम कर रही हूँ और जो मेरा स्टडी पॉपुलेशन है, ठीक है। प्रॉब्लम हो गया कि क्या सब्जेक्ट एरिया मैंने डिसाइड करना है, जैसे कि मुझे क्लासरूम अटेंडेंस पे देखना है तो वो मेरा प्रॉब्लम एरिया हो गया, सब्जेक्ट एरिया हो गया। प्रोग्राम देखना है मुझे और फिनोमिना देखना है, ठीक है। फिनोमिना मतलब घटना, ठीक है। प्रोग्राम हो गया मुझे, जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, जो हमारा पूरा टोटल मेरा जो काम है, जो मैंने प्लानिंग की है, वो प्रोग्राम में आएगा। फिनोमिना में आ गया मेरी जो चीज़ें मेरी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें मेरी क्या है? 4 पीस हमारी रिसर्च प्रॉब्लम में होता है, पीपल्स, प्रॉब्लम, प्रोग्राम और फिनोमिना, ठीक है। इसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम है। रिसर्च प्रॉब्लम में हमारी कुछ चीज़ें और भी हैं। इंटरेस्ट, रिसर्च प्रॉब्लम हमारी इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए, जिस पे मुझे इंटरेस्ट है उस पर मैं काम करूँ, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसमें काम करने में मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर मैं कोई ऐसा ही टॉपिक उठा लूँगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है,
ठीक है। तो इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, कई साल तक आपकी चलेगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप इतना टाइम तक उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर पाएँ, ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम बनाएं कि हाँ हम क्या निकाल सकें, चीज़ों को नाप सकें और रिलेशनशिप उनके बीच में निकाल सकें। कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो और आप जो रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे हैं उस पर आप एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। रिलेवेंस है आपका रिसर्च प्रॉब्लम, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आप सेलेक्ट करें जो सोसाइटी से और डेली लाइफ से रिलेवेंट हो, ठीक है। हवा की रिसर्च प्रॉब्लम ना सिलेक्ट करें। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा की जहाँ से ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करें कि आपको उस पर डेटा भी मिल सकता हो, ठीक है। एथिकल इशूज़ है, एथिकल इशूज़ आपको एथिकल सोच के करना है कि ये काम आपको करना है, तो कोई भी उस एथिकल इशूज़ नहीं होने चाहिए। उस रिसर्च प्रॉब्लम से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद हमारा था ऑब्जेक्टिव, फिर थी हमारा हाइपोथेसिस, और अब हमारा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव और उससे पहले आएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस बनाने से पहले हम स्टेप्स में क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। चैप्टर हमारा इसके बाद आएगा, ठीक है, जो हम पहले देख चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या देखेंगे कि हमारी जैसी स्टडी कितने लोगों ने कर रखी है, ठीक है। जैसे मैंने कल के चैप्टर में आपको बताया था, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला चैप्टर था, उसमें मैंने ये लिखा था कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड कितने लोगों ने काम कर रखा, उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने कितने लोगों पे काम किया, क्या उनकी फाइंडिंग्स आई, किस एरिया पे उन्होंने काम किया था, क्या उनके रिसर्च का टाइटल था, ये सब मैंने अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हर किसी रिसर्च का लिखा था। तो आपको लगभग 100 से 200 रिसर्चेज लेनी होती हैं अपने रिलेटेड। जितना ज़्यादा बड़ा चैप्टर आप बना सको, अपनी मोटी आपकी थीसिस बनेगी। उससे ये पता चलता है कि आपने इतनी रिसर्चेस पढ़ी हैं, तब आपने अपनी रिसर्च को किया है, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में एक तो ये जनरलाइज करने में हेल्प करता है। आप ये बता सकते हो कि इतने लोगों ने ये बात, मैं ही नहीं ये वाली बात सोच रहा हूँ, बल्कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ये वाली बात सोची है, कि मैं ही नहीं सोच रही हूँ कि क्लासरूम अटेंडेंस से बेरोजगारी का रीज़न है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने क्लासरूम अटेंडेंस के साथ बहुत सी रिलेशनशिप निकाले हैं। हो सकता है पर्सनैलिटी पे निकाला हो सकता है उन्होंने उसका एकेडमिक अचीवमेंट निकाला हो सकता है उन्होंने उसकी बच्चों की जो क्लासरूम अटेंडेंस को उन्होंने टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं उनकी टीचर्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप बता सकते हो, और फ्यूचर में वो बच्चे अच्छा करते हैं तो बहुत सारे एरिया पे काम हुआ होगा, तो वो सब आपको उसमें देने हैं कि मैं ही नहीं हूँ जो जिसने ये प्रॉब्लम को असिस्ट किया है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को पहचाना है कि अगर बच्चे क्लास में नहीं आएंगे तो उनकी पढ़ाई जो है उतनी अच्छी नहीं चलेगी, ठीक है। तो उसके अलावा क्या, हेल्पफुल रिसर्च कनेक्ट जनरेशन टू जनरेशन। हाँ, इससे क्या मिलेगा, जो आपकी रिसर्च है वो उसको पिछली जनरेशन से नई जनरेशन को कनेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है कि पहले के लोगों ने या मुझसे पहले बहुत से लोगों ने इस पर काम किया है और अब मैं काम कर रही हूँ, नई जनरेशन फिर जो आएगी वो भी इस टॉपिक पे हो सकता है कुछ नया निकाल करके ले आए। तो ये क्या करता है, आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कनेक्ट करता है कि पहले के रिसर्चेज में ये चीज़ें निकाली जा चुकी हैं, हो सकता है सेम मेरे टॉपिक में बहुत से लोगों ने रिसर्च की हो और उसमें उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स निकाली हो, ठीक है। तो अब क्या है आपका एनालिसिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, आपको रिसर्च प्रॉब्लम, जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम आपने सिलेक्ट की है, जब आपने उसे सिलेक्ट किया, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जब आप दूसरों की थीसिस निकालोगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, उनका रिसर्च पेपर निकालोगे, फिर आप जब उनको पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में खुद ही बहुत सारे आइडियाज़ आने लगेंगे कि हाँ मैं इसमें ये भी कर सकती हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्टिव में इस चीज़ को भी मेजर कर सकती हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। तो आपको तब अपने आप ही आपके ब्रेन में बहुत नए से आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो हेल्प करता है। क्लियरिटी एंड फोकस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, रिसर्च प्रोसेस को भी क्लियर करता है और फोकस देता है ये, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ करके आपको नई प्रोसेसेस के बारे में पता चलेगा, लोगों ने जो रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ की होगी आपको उसके बारे में पता लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये मेथड सबसे परफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए 100% वर्कआउट करेंगी, ये आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता चलता है, ठीक है। कलेक्ट फ्रॉम जर्नल से आप कलेक्ट कर सकते हो। जर्नल्स मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ऐसी किताबें पब्लिश होती हैं जिसके अंदर आप अपना रिसर्च पेपर भेज सकते हो। रिसर्च पेपर क्या होता है, मैंने पूरी थीसिस करने के बाद मैंने अपनी थीसिस का रिसर्च पेपर बनाया और वो रिसर्च पेपर मैंने जर्नल्स में भेज दिया। वहाँ पे एक जर्नल्स में 20 से 30 रिसर्च पेपर वो छापते हैं, ठीक है। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये छपती रहती हैं जर्नल्स।
थीसिस हो गई, रिसर्च पेपर हो गए, आर्टिकल्स हो गए, बुक हो गई, वेबसाइट हो गई, इन सब से आप क्या कर सकते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने क्या देखा है, शोध गंगा और शोध गंगोत्री आप देख रहे हो, तो ये दो इस समय बहुत पॉपुलर साइट हैं जहाँ पे हर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की रिसर्च जो है वो मिल जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको शोध गंगा पे जाना है, ठीक है, और शोध गंगा पे जाना है और शोध गंगा में जाकर के आपको शोध गंगा पे जाके आपको अपना टॉपिक डालना है। जब आप अपना टॉपिक डालोगे, ठीक है, तो जब आपने टॉपिक डाला अपना, तो वो टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हुई होंगी वो निकल करके आ जाती हैं। बहुत अच्छा पोर्टल है वो, और उससे आपको क्या मिलेगा, बहुत सारी थीसिस मिल सकती हैं, जिन थीसिस को आप निकाल करके आराम से अपने घर पे बैठ करके पढ़ सकते हो। बल्कि अब ये बहुत ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज हो गया है। हमारे टाइम पे क्या होता था, हमें हर यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। हम क्या करते थे, जैसे कि CCS यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाएंगे, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, NCERT की बुक्स हैं, इनकी लाइब्रेरी में जाकर के हमें बहुत टाइम लगता था, लगभग 6 से 7 महीने हम क्या करते थे, लोगों सारे यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में जाके हम देखते थे कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में किस किस टॉपिक पे रिसर्च हुई है, ठीक है, और उन जो टॉपिक्स पे रिसर्च हुई है फिर हम उनको वहाँ से फ़ोटोकॉपी करा करके या फिर उसमें से अपने मतलब का मटेरियल निकाल करके लेके आते थे, तब जाके हम अपनी रिसर्च का रिव्यू बनाते थे। लेकिन आजकल बहुत ये इजी हो गया है, आप घर बैठे बैठे शोध गंगा या शोध गंगोत्री में आप जा सकते हो। इसमें से एक में सिनॉप्सिस मिलती हैं और एक में आपकी रिसर्च मिलती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद शोध गंगा में आपको वो मिलती हैं रिसर्चेज, 1 मिनट में देख के बताती हूँ आपको। तो एक में आपको वो मिलेंगी जितनी भी अब तक की थीसिस हो गई हैं, सारी यूनिवर्सिटी वाले अपनी थीसिस शोध गंगा में डाल देते हैं और उसमें दूसरे वाले में आपकी क्या जाती है, सिनॉप्सिस जाती हैं, ठीक है। तो शोध गंगा में आपकी क्या जाएंगे, शोध गंगा में रिसर्च थीसिस जाती है, शोध गंगोत्री में आपकी जाती हैं सिनॉप्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या आपको हर तरह की, हर यूनिवर्सिटी की जो रिसर्चेज होती है वो आपको पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। आप अपना टॉपिक डालो तो खूब सारी रिसर्चेज निकल करके आ जाएंगी, और जब वो निकल के आएंगी तो आप उसमें कुछ भी जब वो निकल के आएंगी तो आप उसमें अपना टॉपिक जो है वो डाल करके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पोर्टल है और उसमें आपको पूरा का पूरा PDF निकल के आ जाएगी। PDF आप बना लोगे, पूरी थीसिस आपने प्रिंट आउट कर ली, अपने घर पे बैठे बैठे अपने प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकाल लो, फिर उसको आप बैठ करके पढ़ लो, ठीक है। तो वो आपकी ये बहुत अच्छा मेथड इन्होंने कर दिया है, क्योंकि पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। आपके घर जो काम आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, हमारे उसमें कम से कम 6 से 7 महीने चले जाते थे हर यूनिवर्सिटीज़ में, और वो सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर भी नहीं हो पाती थी, ठीक है, क्योंकि उसमें खर्चा भी होता है, आपको वहाँ रहना भी है, रहने का अरेंजमेंट भी कराना है, और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में जाकर के पूरे पूरे दिन वहाँ पर आप किताबें ही छानते रहोगे, थीसिस ही टॉपिक सिलेक्ट देखते रहोगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी, पर बहुत आसान हो गई है शोध गंगा और शोध गंगोत्री से, ठीक है। इससे क्या मिलेगा आपको, अंडरस्टैंड नॉलेज गैप, आपकी जो नॉलेज गैप है ना उसको उसको भी आप गैप को भी कवर कर सकते हो, कि अब आपको जो चीज़ नहीं पता है, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको क्या होंगी, वो पता चल जाएंगी, ठीक है। एजुकेटेड गैस, इससे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी, तो आप चीज़ों को गैस करना शुरू कर दोगे। हाइपोथेसिस बनाने में भी आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। हेल्पफुल इन क्रिएटेड हाइपोथेसिस को बनाने में ये हेल्प करेगी। डेवलपिंग थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, राइटिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब इससे क्या होगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थ्योरीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी जब आप अपने से पहले हुई रिसर्चेज अपने टॉपिक पे पढ़ोगे, ठीक है। बहुत अच्छा वो मेथड है ये, जब आपने वो सारी टॉपिक्स अपने उसमें पढ़ी हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी जब आप उन रिसर्चेस को पढ़ोगे, तो ठीक है। एक्सपोजर ऑफ नॉलेज, फिर आप क्या करोगे, नॉलेज को एक्सपोज करोगे, तो आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो, ठीक है। अपने टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक पढ़ोगे तो आपकी क्या होगी, नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। डेवलप कोहेरेंस ऑफ रिसर्च विद अदर्स रिसर्च, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो रिसर्च आपने सोची है और दूसरों ने क्या सोची है, उसके बीच में आप क्या एक रिलेशनशिप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, कि हाँ मैं ही नहीं ये हवा हवा की बात सोची हूँ और लोगों ने भी इस बात को सोचा देखा है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, रिसर्च की जो मैथडोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प मिलेगी। आप मैथडोलॉजी पढ़ोगे औरों की, तो आपके दिमाग में भी क्लियर होंगे कि हाँ ये मेथड्स मैं भी अप्लाई अपने रिसर्च में कर सकता हूँ, ठीक है। लिंक बिटवीन स्टडी एंड स्टडी, क्या स्टडी किया गया और क्या एग्जामिन करना है, ठीक है। आप इसमें ये भी लिंक कर सकते हो कि क्या चीज़ें आप स्टडी हो चुकी हैं और क्या चीज़ें अब आपकी बची हुई हैं, उनको आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। इससे भी आप पढ़ सकते हो। कंटिन्यूस प्रोसेस ड्यूरिंग रिसर्च के दौरान आपको क्या करना है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो ये होती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर कलेक्ट कर दिया, आप आगे भी पढ़ते रहोगे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें नई नई आती रहेंगी और आप इन चीज़ों को पढ़ते
करते रहोगे। तो ये टोटल क्या है, ये आपका सब कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर है और बहुत अच्छा टॉपिक्स हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है, ठीक है। मेरे कल के वाले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया है। अब तो ये शोध गंगा आप गूगल पे अगर डालते हो, टाइप करोगे, तो ये आपकी जो पहली वाली ये आ रही है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है शोध गंगा की। आप इसको खोलोगे, इसको खोलने के बाद आपने ये एक खोल के आएगा आपका पूरा पोर्टल। धीरे खुल रहा है ये खुल के ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपना टॉपिक डालना है, ठीक है। जैसे टॉपिक डाला मैंने क्लासरूम अटेंडेंस, ठीक है, क्लासरूम अटेंडेंस। क्लासरूम अटेंडेंस में आप देखोगे तो जब मैंने टॉपिक डालूंगी उसके बाद मैं यहाँ पे से सर्च करूँगी। मैंने जब इसको सर्च किया तो इसमें आप देखोगे ये सारी रिसर्च जो हुई हैं अभी तक क्लासरूम अटेंडेंस से रिलेटेड, ये सब निकल के आ गई हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से देख लूँगी मेरा क्या, मुझे कौन सा वाला टॉपिक मेरे लिए अच्छे लग रहे हैं, मैं इन सब खोलूँगी। इसके बाद जब आप मान लो मैं ये वाली खोलती हूँ, तो जब ये मैंने खोली तो इसके सारे चैप्टर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये कहीं की रिसर्च हुई होगी, ये कहीं की रिसर्च हुई होगी, ये देखिए सारे चैप्टर आपके निकल के आ जाएंगे। आपको क्या करना है, बस यहाँ व्यू और ओपन करोगे तो ये पूरी की पूरी रिसर्च जो है आपकी निकल करके आ जाएगी हर चैप्टर वाइज। फिर आप इसको पढ़ सकते हो, इनका रेफरेंस दे करके, आप जो जिन्होंने भी ये रिसर्च की है आप इनका रेफरेंस दे करके अपनी रिसर्च में इनसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम शोध गंगा बहुत अच्छा इस समय मुझे काफ़ी पसंद है ये, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका वो है और आसानी से आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाती हैं। आप इसमें पढ़ करके अपना रिव्यू दे सकते हो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे।